हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। आज की क्लास में हम लोग जो लैंड रिसोर्स, जहाँ से मैंने तुमको बोला भी था कि इसका स्टडी कर लेना, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली सबसे पहले रिसोर्सेज को डिफाइन किया है। फिर इसके बाद में टाइप ऑफ रिसोर्सेज की चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा रिसोर्स प्लानिंग है ना, कि संसाधनों का नियोजन हमारा कैसा होना चाहिए या उसका डेवलपमेंट का ट्रेंड हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे इसमें तुम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, या एजेंडा 21 की जो बातें की गई, या रियो डे जेनेरियो जो अर्थ समिट हमारा हुआ, या एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने का वहाँ पर एक प्रयास किया गया कि कुछ ऐसे वैश्विक स्तर पर है ना सहयोग की भावना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में संसाधन जो भविष्य की चुनौती बनती जा रही है, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक है ना पैरामीटर सेट हो पाए, ताकि आने वाले समय में संसाधन जो है हमारा यूज़फुल रहे और उपलब्धता उसकी सुनिश्चित हो पाए। तो डेवलपमेंट ट्रेंड के बाद में तुम लोगों ने देखा कि कैसे इसको प्लानिंग की जाती है, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। संसाधनों के नियोजन के बाद भारत में संस्थागत नियोजन की क्या स्थिति है, ये रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, भारत में क्या इसकी स्थिति है, और इसको रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए कौन से प्लान हमारे आने उचित है, जिसमें गांधी की फिलॉसफी या ये शमशेर की बुक जो थी हमारी क्लब ऑफ रोम में जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और गांधी के दर्शनों के सिद्धांतों का जिक्र किया गया, जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस के लिए हमारा कंसेप्ट को तैयार करने की बातें करता है। यानी कि कॉमन फ्यूचर प्लान हमारा होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड इन तमाम ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं जिसमें पॉवर्टीज़ हो गई, बहुत सारे ऐसे एपिडेमिक एंड पेंडेमिक सिचुएशंस है ना, कोई डिजीज़ बीमारी वगैरह हो गया, या पूरे वर्ल्ड में जो अनइवन फैक्टर्स पर जो अवेलेबिलिटी हमारी रही है मिनरल्स का या जो भी किस ऐसे रिसोर्सेज का, उसका हमारा एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। तो इसके रिसोर्स के तौर पर ऐसा नहीं है कि केवल आपका लैंड रिसोर्स ही है ना। ये क्लास 8 में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि संसाधनों का अगर हम क्लासिफिकेशन नेचुरल संदर्भ पर करते हैं, तो बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, चाहे वो हमारा भू संसाधन हो, लैंड रिसोर्सेज हो, जिसको लिथोस्फेरिकल संदर्भ भी हम लोग कहेंगे, ऐसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तो है ही ना। तो उसमें जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमारे पास में जो लिथोस्फेरिकल जितनी भी मतलब कंटेंट की उपलब्धता हमारी होती है, उसमें रिसोर्स डेवलपमेंट में हम रोडवेज कंस्ट्रक्शन, रेलवेज कंस्ट्रक्शन, एयरवेज बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, इवन कल्टिवेशनल वर्क करना, या लगभग अपनी ज़रूरतों को लेकर के हम 95% भूमि संसाधनों पर उपलब्ध रहते हैं। बहुत रेयर देखोगे कि पानी में तुमको कोई सरवाइव करता है, या उसकी जो शेल्टर होम हो या कल्टिवेशनल वर्क हमारे पानी के ऊपर में किया जाता हो। हवा में चूँकि हम रह नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो रिसोर्स के तौर पर जूनियर क्लासेज में तुम लोगों ने देखा कि पहले लैंड एंड सॉइल रिसोर्स को ही पढ़ाया जाता था। इस लैंड और जो सॉइल रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस को बताने के बाद में तुम्हारा नेक्स्ट अगला जो था तुम्हारा वो रिसोर्स के तौर पर प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो अर्थ से ही हमारा जुड़ा हुआ है। भूमि संसाधन के बाद में हम ये वनस्पति यानी कि तुम्हारा जो भी प्लांट हमारा रिसोर्सेज है उसको हम देखते हैं, और एनिमल किंगडम का, वाइल्ड लाइफ वगैरह का। तो ये तुम्हारा इसमें अलग अलग चैप्टर में डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 में है ना
प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में दिए हुए हैं। चैप्टर 2 जो है आपका, हाँ, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके बाद में फिर देखोगे कि अर्थ के ऊपर में भी हमारा वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो चैप्टर आपके 3 में दिए हुए हैं। तो पिछले दिनों जो भी इसमें चेंजेज आया है ओवरऑल सिलेबस में, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 और 3 को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 तो बहुत पहले से ही नहीं पढ़ा जा रहा था। चैप्टर 3 पिछले दिनों कोरोना के कारण जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था ना, तो उसमें इस चैप्टर को हटा दिया गया है। केवल यहाँ से चैप्टर 2 और 3 से केवल मैप वर्क लेना है, या थोड़ी बहुत क्वेश्चन अगर दे सकते हैं बच्चों को तो केवल पीरियोडिक में दे सकते हैं हम। तो यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद में सीधे हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 में, एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर अगेन जो भी हमारा प्लांट एंड जो बायोडाइवर्सिटीज फॉर्म में जो भी हम प्रोडक्शंस खाने पीने के तौर पर करते हैं, इसमें स्टेपल फूड हो गया, मेन क्रॉप फूड हो गया, उसमें बहुत सारे बेवरेज वगैरह, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, फूड ग्रेन्स एंड फूड आइटम्स की चर्चा हम लोग वहाँ पर करेंगे। तो तुम यहाँ देखोगे कि ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में अर्थ पर उपलब्ध जो भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो वन हो, माने फॉरेस्ट हो, या वाइल्ड लाइफ हो, या तुम्हारा वाटर रिसोर्स हो, या एग्रीकल्चरल फॉर्म में चीज़ों को हम जिक्र करना है, उसको समझना है, तो ये सब डिटेल्स चैप्टर वाइज तुम्हारा इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। तो आज हम लोग बेसिकली इसके बाद में अगले चैप्टर में तुम देखोगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो अर्थ पर हमारा उपलब्ध है, खनिज संसाधन और जो ऊर्जा संसाधन। फिर इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा जो प्रोसेसिंग करके हम चीज़ों को संसाधन बना लेते हैं, इसके जिक्र कर रहा है। और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी वो लाइफ लाइन है, जिसमें रेलवे, रोडवेज वगैरह का। तो यहाँ पर मतलब तुम पूरे 10 के सिलेबस को देखो तो एक कंप्लीट जो अर्थ पर उपलब्ध वो सभी मतलब तमाम ऐसे संसाधनों का जिक्र किया गया है जो डिटेल्स में है, एक एक चैप्टर वाइज करके समझाया गया। वहाँ आपको एक चैप्टर में बेसिकली जो लैंड पर उपलब्ध हमारे ऐसे सॉइल और जो भी कुछ रिसोर्सेज हमारे होते थे उनका जिक्र किया जाता था। एक कोई ऐसा चैप्टर था जहाँ वाइल्ड लाइफ की थोड़ी बहुत जिक्र कर दी जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बातें उसमें की जाती थी। और तीसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स, है ना। अगर क्लास 8 का अगर सिलेबस तुम्हें याद होगा तो वहाँ एक एक चैप्टर में ब्रीफिंग करके, है ना, इन चीज़ों को समझाता था। और यहाँ पर तमाम जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं, ओवरऑल रिसोर्सेज, उसका एकदम डिटेल्स एनालिसिस दिया हुआ है। क्योंकि लैंड रिसोर्सेज में ही हम पढ़ेंगे सॉइल, है ना, सॉइल टाइप, सॉइल ये रिसोर्सेज। तुम्हें पता होगा कि भूमि संसाधन का संदर्भ हमारा ऐसा यहाँ पर है कि जो एक ये वास्ट थी लैंड एरिया जो हमारे पास उपलब्ध है ना, उसको हम लोग भूमि संसाधन कहते हैं, जो 32 लाख स्क्वायर फीट हमारा भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन उसमें जो सॉइल संदर्भ हमारा जिक्र करेगा, तुम्हें लगेगा कि भूमि और जो मिट्टी है दोनों एक, ऐसा नहीं है। क्लास जूनियर में भी आप लोग पढ़ चुके हो। सॉइल हमारा जो है किसी भी लैंड एरिया पर अवेलेबल 3 से 4 इंच का जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है ना, उसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। और सॉइल का भी हमारा अलग अलग टाइप होता है। तो भूमि संसाधन का ही एक हमारा भाग होता है ये सॉइल, जिसको हम लोग मृदा भी कहते हैं या मिट्टी भी कहते हैं। तो ये चूँकि अगर डिटेल्स में इसको हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 2 सेगमेंट में हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लैंड रिसोर्सेज हमारे हैं, तो इस लैंड रिसोर्सेज पर ऐसा नहीं है कि भारत का जो 32 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है तो पूरे के पूरे एरिया जो है मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन या सॉइल से हमारी मतलब भरी पड़ी हुई है।
ऐसा नहीं है कि काफ़ी चारों तरफ हमारी मिट्टी फैली हुई है। जहाँ पर पेंडियल रिवर होती है, जिसको हम लोग ये सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। सदा नीरा का संदर्भ हमारा ये होता है कि सालों भर नदियाँ जो होती है, सालों भर पानी से हमारी पानी का बहाव उसमें फ्लो हमारा रहता है। इसके बाद में जब याद करो क्लास आई थिंक 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें एक तरफ तुमने देखा कि कैसे हिमालयन रीजन में एक आइस का जो हमारा फ्लो रहता है, या उसको कोल्ड डेजर्ट हम लोग कहते हैं। दूसरी तरफ गंगेटिक प्लेन है जो वाकई फर्टाइल प्लेन हमारा है। तीसरा नीचे में हम जाएंगे तो माउंटेन एंड प्लेटिव रीजन्स हमारे मिलेंगे साउथ इंडिया के। माउंटेन तो हमारे ये नॉर्दर्न बेल्ट से ही प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो आइस माउंटेन हो या जनरल हमारे माउंटेन होते हैं। इसके बाद में कोस्टल एरियाज़ हो गए कुछ, राजस्थान उसके आसपास के क्षेत्रों में हॉट डेजर्ट यानी कि तुम्हारी मरुभूमि जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब जितने भी हम फिजियोग्राफिकल डिवीज़न की बातें कर रहे हैं, तो भारत में उपलब्ध भूमि जो भी हमारे पास उपलब्ध लैंड रिसोर्सेज है, उस पर अवेलेबल ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जब सॉइल टाइप हम चर्चा करेंगे वहाँ पर, तो हर एक पार्टिकुलर एरियाज़ में है ना अवेलेबल सॉइल की चर्चा करेंगे, क्योंकि जितनी भी फिजियोग्राफिकल चीज़ें दिखाई दे रही है ये सब तुम्हारे अर्थ के ऊपर में है, जो ऐसा धरती का टुकड़ा है ना, भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो भारत को मिला है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट। अब मान के चलो कि अगर हम सॉइल के टाइप की चर्चा करेंगे, अगर इसमें तुम्हारे बुक में दे रहा है कि 30% यहाँ हम देख सकते हैं लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ है ना फीचर्स, यानी कि भूमि आकृतियों में अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हमारे होते हैं, इसमें 43% जो हमारे पास में उपलब्ध है वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, मतलब वो एक प्रकार की प्लेन एरिया है जहाँ सॉइल की उपलब्धता है। दूसरा ये मैजेंटा कलर का जो तुम्हारा दिखा रहा है 30% माउंटेन। देखो ऐसा नहीं कि माउंटेन पर सॉइल नहीं होगा, माउंटेन पर भी सॉइल रहेगा, कंकरीली पत्थर जो एरिड वगैरह जो इसको हम लोग कहते हैं वो उपलब्ध हमारा रहेगा। हर एक प्लेटिव यानी कि और माउंटेन रीजन में तुम देखोगे कि नेचुरली नदियाँ भी होती है, झाड़ियाँ भी होती है, सब्स रीजन पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। लेकिन आप वैसे पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जहाँ पर पत्थर के ऊपर भी थोड़ी बहुत जो सॉइल हमारी नेचुरल होती है, उस पर अगर तुम नेट्स और एरिया यानी कि निवल क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर फुल टाइम कल्टीवेशनल वर्क आप नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर ये कमर्शियल जो कल्टीवेशन हमारी होती है या इंटेंसिव जो एग्रीकल्चरल वर्क हमारा नहीं हो पाएगा। वहाँ जो भी हमारे मानव उपलब्ध है, यानी कि जो जनसंख्या हमारी होती है, उसी का मतलब जो ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक तरफ तुम देखोगे कि जो गंगा और जमुना की जो मैदानी क्षेत्र है, या जहाँ पर भी पेंडियल रिवर हमारे वहाँ पर प्लेन रीजन है, दूसरी तरफ डेजर्ट है, तो जो सॉइल टाइप हमारा भी है ये सब जगह अलग अलग हमारा चेंज हो जाता है। तो इसमें देखना होगा कि जो हमारे भूमि संसाधन है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र कितना है। अब ये 27% प्लेटिव रीजन्स है, ये माउंटेन का ही सब टाइप एक तरीके का हमारा हुआ, जो फ्लैट कोट होता है इसको हम लोग ये प्लेटिव बोलते हैं। तो ये जो एवेबिलिटी हमारी होती है, जो रिसोर्स, इसी पर हम किसी प्रकार की जो इकोनॉमिकल या संदर्भ कुछ भी हमारा लाइफ सर्वाइविंग का कंडीशन से होता है, ये हमारा आधारित रहता है। इसमें देखोगे कि वी लिव ऑन लैंड एंड वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इन द डिफरेंट वेज।
यानी कि हम भूमि पर रहते हैं और भूमि पर ही अनेक ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों को हम लोग संपादित करते हैं, जिसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। इसलिए भूमि जो है, यानी कि जो लैंड हमारा है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक नेचुरल हमारा रिसोर्स होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। और प्राकृतिक जो जितने भी हमारे नेचुरल जो प्लांट हमारे होते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन लाइफ हो गया, या कोई ऐसी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब के सब हम भूमि संसाधनों पर आधारित रहते हैं और यही इन्हीं प्रकार की क्रियाओं को हम लोग करते हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस लैंड रिसोर्सेज पर इन तमाम गतिविधियों को हम लोग संपादित करते हैं, इसकी जो अवेबिलिटी है ना, ये काफ़ी मतलब रेयर है और लिमिटेड है ना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये इनफाइनाइट है कि हम इसका अनंत उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास में सीमित संसाधन के तौर पर उपलब्ध है। और यहाँ पर विभिन्न जो मल्टीपर्पज़ वर्क हमारे होते हैं, अगर इसकी एक्टिविटीज़ या जो भी कुछ हमारी गतिविधियाँ होती हैं, उसको अगर सही ढंग से संचालित करना हमें होगा, तो हमें काफ़ी इसमें केयरफुलनेस यानी कि सावधानी अपनानी होगी। और उसमें एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन का संदर्भ हमारा होना चाहिए, जहाँ पर एक प्लान्ड है ना वर्क दिखाई देना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से काम हमारा होना चाहिए। तो इसमें देखोगे भारत के जो लैंड पैटर्न के बारे में जिक्र कर रहा है कि भारत में जो भू संसाधन उपलब्ध हमारे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें माउंटेन रीजन हो गया, प्लेन रीजन हो गया, प्लेट्यू रीजन्स हो गया, आइसलैंड हो गए, जिसमें लगभग 43% जो हमारा एरिया है ये प्लेन है, जहाँ पर हम कृषि उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और जो हमारी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा 30% जो भाग हमारा है ये माउंटेन रीजन है। इस पूरे क्षेत्रों पर है ना माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन जो है इसका फ्लो है ना सिक्योर करते हैं जो पेरियल रिवर हमारे होते हैं, जहाँ पर हम संभावनाएं टूरिज्म का, पर्यटन की विकास, वाटर जो मैनेजमेंट हमारा होता है, या इकोसिस्टम बैलेंस फैक्टर जिसको पारिस्थितिकी संतुलन हमारा कहा जाता है, इसमें ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा 27% जो हमारी अवेबिलिटी है ये प्लेट्यू रीजन्स का है, जो ये प्राकृतिक तौर पर पठारी क्षेत्र हमारा अपार खनिज संसाधनों का है ना, जो हमारे रिच रिजर्व ऑफ द मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, जहाँ पर जंगल, जीवाश्म ईंधन और ऐसे तमाम खनिज जो भी हो, खनिज के तौर पर कोल हो, पेट्रोलियम हो, आयरन हो, ये कॉपर हो, कुछ भी जो भी माइका हो, जिसकी तुम्हारे रिक्वायरमेंट होती है। इसका बढ़िया एग्जांपल झारखंड है। झारखंड में तुम देखोगे कि पूरे टोटल एरिया में मैक्सिमम तुम्हारा प्रोडक्शन केवल हमारा माइंस और मिनरल्स का ही हमारा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो लैंड यूटिलाइजिंग जो पैटर्न हमारा है, इसको बताने का कि भारत में जो उपलब्धता हमारी रही है वो किस प्रकार से इसका हमारा यूज़ होता है। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यहाँ देख लो, इसके बाद में इसके लैंड यूजेज पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेज नंबर है आपके बुक में 6, पेज नंबर 6 में फिगर 1.4 देखोगे, जो मैं यहाँ पर अभी इंटरटेन कर रहा हूँ इसको। भारत में जो सामान्य जो एक लैंड यूजिंग पैटर्न हमारा है, ये 2 पैरामीटर पर इसको मतलब कंपैरिजन करने का प्रयास कर रहा है। एक 1960 का है, एक 1960-61 का है, और दूसरा आपका 2008-9 का है। तो इसमें तुम मोटे तौर पर देखोगे, जो कंपैरिजन करने की विषय है हमारी, इसमें आपको देखना है ये 100% एरिया है, जहाँ पर 100% में
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये चर्चा कर भी रहा है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हमारा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें ये इसमें दिखा रहा है 100%, लेकिन एक्चुअली इसका यूटिलाइजेशन 93% ही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में असम के बाद में आगे उसके जो जो 7 सिस्टर स्टेट हमारे हैं उसका कंप्लीट जिक्र इसमें नहीं किया गया है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वगैरह का तुम लोग जानते हो, कश्मीर का भी जो विवादित मुद्दा हमारा है उसको, और भी कुछ ऐसे इशूज जो हैं जहाँ पर स्काई चीन का मामला हो या पीओके का मैटर्स हो, उस लैंड एरिया को बाहर करके बात की जा रही है। मान के चलो लद्दाख क्षेत्र में जो तुम्हारा वो ऑक्युपाइड कश्मीर है या तुम्हारा स्काई चीन का मैटर है, तो ठीक है कि लद्दाख जो है एक हमारा कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है। और जब हमारे पास में फुल फेज़ में वो चीज़ें उपलब्ध होगी तो हमें और हमारी सरकारें उसको तय करेगी कि किस प्रकार से हमें उसको यूज़ करना है। तो इसमें तुम देखोगे कि अलग अलग पैरामीटर पर इसको फिट करने का प्रयास कर रहा है कि वन क्षेत्र हमारा कितना है। वन क्षेत्र देखोगे 18.11 है, और वन क्षेत्र एक्सपेक्टेड है हमारे पर्यावरणविदों के द्वारा, भारत सरकार के जितने भी, आज तुम देखो कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर ट्री प्लांट किए जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिलता रहेगा। तो ये लगातार जो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो लैंड पर टन सब्जेक्ट हमारा है ये काफ़ी प्रभावित हुआ, इसके साथ साथ में पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें हम प्लांट और एनिमल किंगडम में प्रॉपर एक बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं, जो आने वाले समय में पर्यावरण के क्षति और जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असंतुलन का हमारा विषय बना हुआ है। तो ये वन क्षेत्र मात्र 18.11 ही है, जो आइडियली 33% एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो लैंड एरिया हमारे पास में उपलब्ध है वहाँ पर हम 33% वन क्षेत्र विकसित करने चाहिए। लगभग आधे के आसपास में है, ये आंकड़ा तुम्हारा 60-61 का है, जो बीच में और ज़्यादा डिग्रेड हो चुका था, इस 16 के आसपास में आ चुका था। बिहार में भी 16 आ चुका था, लेकिन इसको पिछले दिनों बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तुम लोगों ने देखा सुना होगा, एक पर्यावरण संतुलन को लेकर के कार्यक्रम बिहार में चल रहा है। तुम्हारा पर्यावरण मंत्रालय ही एक अलग हमारा बना हुआ है, पर्यावरण, और उसका नाम दिया गया है जलवायु परिवर्तन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड ये क्लाइमेटिक चेंजेस है ना, डिपार्टमेंट बिहार सरकार बनाया। तो इसमें एक स्लोगन तुम्हारा रिलीज हुआ है, जल जीवन हरियाली, जिसमें तो ये जो संदर्भ हमारा बिहार में दिखाई दे रहा है तुम्हारा जल जीवन हरियाली का, तो इसमें एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा जीविका, है ना, बिहार सरकार का एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट चल रहा है गांव की तरफ में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी महिलाएं होती हैं जो कम पढ़ी लिखी हुई होती है और गरीब समुदाय से बिलोंग करने वाली महिलाएं होती है, उसका एक ग्रुप बना है जीविका, जिसमें परंपरागत मतलब जितने भी हमारे ट्रेडिशनल ट्रेंड है जीविकोपार्जन का, उसको ना लाइवहुड प्रमोशंस के लिए ऐसे प्रयास हमारे बिहार सरकार कर रही है। उसमें और कुछ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत में बिहार सरकार जो है वन क्षेत्रों को विकसित करने की बात कर रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा गया है, तो ये जंगल क्षेत्र लगाने से, वन पेड़ों की मतलब प्लांटेशन करने से ये थोड़ा सा स्थिति सुधरा है। 21-22% के आसपास में हमारा नियर अबाउट 21% हमारा आया है बिहार में, जो जलवायु परिवर्तन से भी हमें कहीं ना कहीं बचाएगा और शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का एक, और जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन क्षेत्रों का हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हर एक सरकार करती है, और ऐसा क्लाइमेट लेवल का जो काम है भारत सरकार भी अपने स्तर से कर रही है। तो ये अलग अलग जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, जिसमें कि जो बंजर भूमि कितनी है हमारी, इसके अलावा जो ग्रेजिंग फील्ड जो होते हैं हमारे,
अस्थाई चारागाह होते हैं या अन्य कोई ऐसी भूमि, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे प्लांट, क्रॉपिंग, और जो ऐसे कुछ सब टाइप फॉरेस्ट हमारे होते हैं, उस क्षेत्र कितना है। तो इसमें तुम देखोगे कि टोटल जो हमारा एरिया है, जिसको हम लोग विविध वन क्षेत्र वगैरह का कहते हैं, ये तुम्हारा 45.26 है। यही मेन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ की पूरी जो कंप्लीट सर्वाइविंग है, जो सस्टेनिंग जो संदर्भ हमारा है मानव का जीवन का, ये हमारे पास में 45.26 जो भूमि है इसी पर आधारित है, जो 2008-9 में ये बढ़ करके तुम्हारा 46.24% हो चुका है। यानी कि नेट सोन एरिया जो है हमारा बढ़ा है। तो देखो, नेट सोन एरिया तो ज़रूर बढ़ा है। आप इसका इमेजिनेशन ऐसे करो कि 1960 और 61 के दशक में अगर पूरी टोटल देश की आबादी का अगर हम एनालिसिस करें औसतन, तो 19-20 के आसपास में औसतन हमारी देश की जनसंख्या 25 करोड़ की हुआ करती थी। जो देश के आज़ादी के समय में बीच में तुम्हारा वो स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें 2 करोड़ लोग मर भी गए थे, जैसे अभी कोरोना से लोग मर रहे हैं। तो ये टोटल हमारा 1947 देश की आज़ादी के समय में औसतन 33 करोड़ की आबादी थी। 10 साल के बाद में बहुत थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारी बड़ी होगी, मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हुआ होगा, तो थोड़ा सा अगर डेंसिटी बड़ी भी होगी 1 डिकेड ईयर में, तो आप 1960 के दशक की कहानियों के बारे में आप देख सकते हो। 60-61 में औसतन जनसंख्या जो होगी 40 से 45 करोड़ होगी, इससे ज़्यादा हमारा देश का आबादी नहीं होगा। लेकिन जब हम 2008 में, है ना, इन चीज़ों का जिक्र करेंगे, तो तुम्हें पता होगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी देश की पूरी आबादी 102 करोड़, यानी कि 1 अरब 2 करोड़, है ना, और 2011 की जनगणना के अनुसार 122 करोड़, औसतन 122 करोड़। तो तुम सोचो कि एक डिकेड ईयर में, है ना, 10 सालों में लगभग 20 करोड़ का अंतर तुम्हारा आ रहा है। 2001 में हम लोग 102 करोड़ थे, जो 2011 में बढ़ करके 122 करोड़ हो गए। और चूँकि 2021 की जनगणना का रिपोर्ट कोरोना के कारण प्रभावित है, अब जैसे ही कोरोना स्मूथ तुम्हारा होता है तो एक बार फिर से सेंसस रिपोर्ट को, है ना, बढ़ाया जाएगा। तो आप देखोगे कि नेट सोन एरिया जो है 45.26% जो था, ये बढ़ करके 46 पॉइंट समथिंग, मतलब नियर अबाउट 1% का डिफरेंट है ना। कंप्लीट अगर हम देखें तो नियर अबाउट 1% का ये डिफरेंसेस तुमको दिखाई देता है। तो इस 1% जो डिफरेंसेस है, आप इमेजिन करिए ना कि हमारी डिपेंडेंसीज पर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ हम 1960 और 61 में 40 करोड़ लोगों का, अगर औसतन 40 भी मान लो तुम्हारा, 40 करोड़ लोगों के लिए लाइफ सर्वाइविंग करना होता था, उसकी जगह पर मात्र 1% के डिफरेंसेस होने पर लगभग वहाँ पर सर्वाइविंग करने का जो संदर्भ हमारा है 2011 के हिसाब से 122 करोड़ का है। तो 122 करोड़ में 40 करोड़ अगर तुम कम करोगे तो नियर अबाउट तुम्हारा 82 करोड़, मतलब जितनी आबादी थी उसका मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि दुगना। अगर हम 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120 के आसपास नियर अबाउट बनता है तुम्हारा। तो 40 करोड़ लोग को डिपेंडेड, है ना, लाइफ देना उस संसाधन पर हमारा कार्य था, जो आज हम मात्र मामूली 1% के डिफरेंसेस पर, है ना, हम 80 करोड़ लोगों को सर्वाइव करने की कैपेसिटी जनरेट कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हमारा बायोलॉजिकल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। जो भी कुछ हमारे यहाँ पर संसाधनों का विकास हमारा हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाई जा रही है, प्रोसेसिंग किया जा रहा है हमारा, उसमें केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की चांसेस बहुत ज़्यादा हमारा है। तो ये जो 46-45% जो निवल क्षेत्र हमारा है, नेट्स ऑन एरियाज़ हमारा है, जहाँ पर कल्टिवेशनल जो एग्रीकल्चरल वर्क करके हम देश के 122 करोड़ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, है ना, एक मिनिमाइज़ हमारा नीड को फुलफ़िल करने का तरीका है, जहाँ पर हम मास लेवल पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसका असर न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर है, बल्कि साथ ही साथ हम इंसानों की जीवन प्रत्याशा पर भी
इसका स्पष्ट संबंध है। अब सोचो कि अगर 1% नेट्स ऑन एरिया को अगर केवल 1% जो नेट्स ऑन एरिया को डेवलप करके विकसित करके हम 80 करोड़ लोगों को अगर हम मतलब पेट भर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, या जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, या इसको साइंटिफिकल अप्रोच की खेती तुम लोग कह रहे हो, तो ये केवल मतलब मात्रात्मक हम विकास कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इसने मास लेवल पर जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्रयोग करके हम एग्रो प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम जो है हमारे लाइफ सस्टेनिंग फैक्टर्स पर भी देखने को मिलता है। लाइफ सस्टेनिंग फैक्टर हमारा ये रहा कि जो औसत उम्र दिनों दिन घटती चली जा रही है, और यंग लोगों में तुम देखोगे कि बीपी की शिकायत होती है, हाइपरटेंसिव होते हैं, इसके बाद में तुम्हारा डायबिटीज़ कॉमन हो चुका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, जिसमें तुम्हारा पैंक्रियाटिक कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, या उनकी बॉडी जो होती है ना काफ़ी मतलब डेलिकेट होती है, और वो किसी तरीके से सर्वाइव कर पाने की स्थिति में हमारे होते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखोगे कि लैंड यूजेस पैटर्न का, जिसकी जिक्र मैंने यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, वो आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो मल्टीपर्पज़ हमारा उद्देश्य है, जहाँ पर हम संसाधनों का मैक्सिमम यूज़ कर पा रहे होंगे, भूमि संसाधनों का, उसके कुछ हमारे ये पर्पस इस प्रकार से हमारे हैं, जिसमें पहला हमारा वन क्षेत्र हो गया, फॉरेस्ट वन क्षेत्र, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 18.something% जो हमारा वन क्षेत्र 60-61 में था, और 2008-9 में ये लगभग तुम्हारा 22% के आसपास में है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो ये वन क्षेत्र विकसित करना हमारा मजबूरी भी हो चुका है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए या पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए। और दूसरी तरफ दबाव हमारा ये भी है कि देश की आबादी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम नेट्स ऑन एरिया को भी बढ़ाएं। शेल्टर होम आपको चाहिए ही चाहिए, रोड चाहिए ही चाहिए, जो भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शनल वर्क हमारे हो रहे हैं, रेलवेज हो, एरोड्रम का विकास करना हो, या सबसे तो पहला शेल्टर होम डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, मतलब बड़े स्तर पर जंगलों को काट करके पहले कल्टीवेशनल फील्ड बनाया जाता है ताकि अन्न मिल जाए। सबसे पहली समस्या ये रही कि फूड की अगर ज़रूरत पूरा करना हो तो फॉरेस्ट को काटो, और जैसे ही तुम्हारा एक जनरेशन आई थिंक 50 या 60 साल पूरा होता होगा, अगेन जो भी कमिंग सून जनरेशन रही है हमारी, उसको फूड के साथ साथ में शेल्टर की समस्या पैदा हो जाती है। तो तुम देखोगे कि जो वन क्षेत्रों को काट दिया गया है कल्टीवेशनल फील्ड के लिए, उसी कल्टीवेशनल फील्ड में तुम्हारा कंक्रीटाइजेशन प्रारंभ हो चुका है, पक्के मकान सबको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया, छोटा मोटा बड़ा जिसकी जैसी हैसियत है उसको बनाना, तो वो कंक्रीटाइजेशन हमारा हो गया, तो भूमि संसाधन तो निम्नलिखित ही हमारा हो गया एक तरीके का। इसके बाद में तुम पेड़ों की इतने स्तर बड़े स्तर पर कटाई होती है, कल्टीवेशनल जो हमारा वर्क बाधित होता है, हम वहाँ पर नींव दे देते हैं, पत्थर बना देते हैं, तो वाटर टैप रिचार्ज ना हो पाना, या कल्टीवेशनल फील्ड की कमी होना, नेट्स ऑन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब आगे चल के ना कि भविष्य में आने वाले समय में तमाम प्रकार के ऐसे जो पर्यावरण संकट या जो जलवायु परिवर्तन या जो भी पारिस्थितिक संतुलन की स्थिति तुम देख रहे हो, ये देखने को मिलता है। पहला तो फॉरेस्ट हमारा पर्पस हो गया। दूसरा, जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, एक ऐसा भी क्षेत्र है जो बंजर भूमि है, जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, वेस्ट लैंड है, कृषि अयोग्य भूमि है। और नेक्स्ट तुम्हारा दे रहा है कि जो गैर कृषि कार्य हमारे किए जाते हैं, जिसमें तुम्हारा बिल्डिंग बनाना हो, रोड बनानी हो, इंडस्ट्री बैठानी हो, जिसकी बात जिक्र मैंने किया था, इस पर्पज़ से भी हम यहाँ इसका यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास में बंजर भूमि है, या जो तुम्हारा हमारे पास में अनकल्टिवेटेड जो लैंड हमारे हैं, जिसमें एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड, जिसमें जिक्र कर रहा है, जो अन्य भूमियों को उसमें जोड़ने की बात कर रहा है, तो उसमें ऐसा है कि जिसको हम लोग अनकल्टिवेटेड या प्रति भूमि जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें है कि अस्थायी चारागाह, हमारे पास में पशु संसाधन का भी होना बहुत ज़रूरी है। पशु संसाधन भी पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ में हमारे
जीवन के उपयोगिता के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा है। गाय रखोगे, बैल रखोगे, और भी जो पेट्स एनिमल हमारे आसपास में रहते हैं जिसको कल्टीवेशनल वर्क के लिए आपको चाहिए, या गाय से तुमको दूध चाहिए, तो ऐसे गाय दूध नहीं देगी, या बैल तुम्हारा खेत ऐसे नहीं जोतेगा, उसको भी खाने पीने के लिए तुम्हें चाहिए। तो जो ऐसे हमारे ग्रेजिंग फील्ड होते हैं जिसमें चारागाह जो होता है, हमारा ग्रेजिंग लैंड होता है, ये अस्थाई चारागाह भूमि, तो उससे हमारा मिनिमाइज हो गया। दूसरा, अन्य ऐसी जो हमारी परमानेंट जो पेस्चर स्थिति पैदा हमारी होती है, जिसको अन्य गोचर भूमि हम लोग कहते हैं, वो भी है। इसके अलावा जैसे मान लो कि तुम गांव में देखोगे, पर्यावरण हो या शहरी क्षेत्रों का भी हमारा पर्यावरण जो हमारा होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, पार्क वर्क के बारे में तुम लोग देखे होगे, तो वो भी तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मान के चलो कि दिन भर अगर तुम एक रंग का काम करते हो, तो तुम्हारे मन को बहलाने के लिए या शुद्ध ऑक्सीजन के लिए या छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ों के लिए तुम्हें छोटे मोटे प्लांट तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये दे रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, यानी कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, आप नीम के पेड़ लगा देते हो, पीपल लगा देते हो, बबूल लगा देते हो, कुछ भी आसपास के क्षेत्रों में तुम विकसित करते, गांव हो या शहरी क्षेत्र हो, हमारा जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में हमारा नहीं है। नेट्स ऑन एरिया से ये अलग है, नेट्स ऑन एरिया से ये अलग है। आप गांव के बगल की जो भी तुम देखोगे ना, छोटे हमारे गार्डन्स टाइप के होते हैं, ये अपने पर्पज से, किसी को इच्छा हुआ कि हाँ आम के पेड़ लगा दे, किसी को इच्छा हुआ यहाँ अमरूद का पेड़ लगा दे, तो जहाँ आम, अमरूद और इस प्रकार के जितने भी हमारे ट्री, नीम, तुलसी, पीपल, बबूल जो भी लगा रखे हो, उस एरिया में तो आप कल्टीवेशन कर नहीं सकते हैं। तो एक पर्पस आपका यूज़ करने का ये भी हमारा रहा। जो प्रतिभूमि क्षेत्र में, वहाँ पर फिर कल्टीवेशनल वर्क तुम नहीं कर सकते हो लंबे समय तक। और एक ऐसा एरिया वेस्ट लैंड, है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और कुछ ऐसे भी ज़मीन क्षेत्र होता है हमारा जहाँ पर पिछले लगभग 5 सालों से कोई खेती नहीं की गई है। अब उसके 1000 कारण हो सकते हैं। लैंडलॉक होगा जहाँ पर उपजा नहीं सकता है हमारा। इसके अलावा हो सकता है कि इरिगेशनल फैसिलिटी नहीं होगी, वर्षा आधारित खेती करना होगा, या जिस मालिक का होगा वो इंटरेस्टेड नहीं होगा खेती करने के लिए। तो गांव में तुम देखोगे ना, जहाँ अर्थ ऐसे ही तुम्हारा पड़ा हुआ है, कोई नोटिस नहीं करता है, तो बहुत बड़ा एरिया तुम्हारा पिछले 5 सालों से खेती, 10 सालों से उस पर हो ही नहीं रही है, जिसको हम लोग बिल्कुल ही वैरन लैंड कहते हैं। तो वैसे अगर पूरे देश में सर्वे किया जाए तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं, या जिनकी भी कोई भी लाचारी रही होगी, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक हमारा इशूज़ है जो एक पर्पस हमारा बन सकता है। चौथा है तुम्हारा फैलो लैंड्स, जिसको हम लोग प्रतिभूमि कहते हैं। प्रतिभूमि वो होता है जहाँ पर पिछले 1 सालों से उसमें कम से कम खेती नहीं की गई हो, और जो अन्य ऐसी पुरानी जो हमारी प्रतिभूमि होती है जहाँ पर पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं की गई है, तो ये भी एक एरिया हमारा टेकल करता है। और 5वां हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नेट्स ऑन एरिया हमारा होता है। तो नेट्स ऑन एरिया जो जिसके एनालिसिस यहाँ पर हमने तुमको दिखाया भी है, ये वन क्षेत्र थोड़ा सा, ये नेट्स ऑन एरिया थोड़ा सा 45.26 से बढ़ करके 46.25 हुआ है। लेकिन आप अंदाज़ा करो कि जब 45% हमारे पास में भूमि क्षेत्र था, तब हम देश के 40 करोड़ लोगों को जरूरत पूरा करते थे, और मात्र 1% के डिफरेंसेज होने पर हमारे पास में दबाव 80 करोड़ लोगों के पेट भरने का। तो हम यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट सिक्योर कर पा रहे हैं, ये क्वालिटेटिव नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से हमारा क्वांटिटेटिव है। यानी कि हम गुणात्मक विकास नहीं कर रहे हैं, केवल हम मात्रात्मक विकास कर रहे हैं। हमारे पास में दबाव है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर आधारित खेती करना, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशंस एंड इनऑर्गेनिक कल्चरल को ये प्रमोट करना। तो जैसा कि तुम इसमें देखोगे, लैंड यूजेस पैटर्न इंडिया, भारत में जो ऊपर का जो दिखा रहा है संसाधन उपयोग करने का, जो भारत में संदर्भ हमारा ये है। कहीं पर भी देखोगे कि लैंड यूटिलाइजिंग फैक्टर्स जो हमारा होता है, 2 इम्पोर्टेंट कारणों पर हमारा डिपेंडेंट रहता है। एक हमारा फिजिकल फैक्टर होता है, और दूसरा हमारा मानवीय कारण होता है। द यूजेज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स एंड द such as the topographical, climate and soil types, as well as human factors such as the population density, technological capability and the cultural and the traditions। देखो इसमें कह रहा है कि भूमि उपयोग 2 संसाधनों में, जैसे भौतिक कारक हो गए, भौतिक कारकों में जैसे कि भूमि आकृति हो गई। मान लो कि तुम्हारा
द ग्रेट नॉर्दर्न हिमालयन क्षेत्र जो तुम्हारा है, वहाँ पर आप चाह के भी, है ना, उसके नेचर के एडजस्टमेंट के साथ काम कर सकते हो। कल्टीवेशनल फील्ड दिखाई देता है, जहाँ पर आप देख सकते हो जो नदर्न प्लेन है, जहाँ पर पेरियल रिवर्स है, जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो यहाँ पर कल्टीवेशनल वर्क होते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर हमें एरोड्रम का डेवलपमेंट हो, रेसिडेंसीज की डेवलपमेंट करनी हो, रेलवे विकसित करना हो, रोडवे विकसित करना हो, बहुत सारे इसमें काम है, कंस्ट्रक्शनल वर्क हो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, तो उस पर भी हमारा। इसके अलावा में जो पेरियल रिवर होती है, हर साल फ्लड भी लाती है, उससे भी हमारा भूमि का निम्नीकरण होता है। और जो प्लेट्यू और जो माउंटेन रीजन हमारे होते हैं, जहाँ पर मास लेवल पर तुम्हारे माइंस और मिनरल्स छुपे हुए हैं, तो वहाँ पर आप कल्टीवेशनल वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत हद तक भूमि आकृति हो गया, क्लाइमेट हो गया, टाइप ऑफ सॉइल हो गया, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। और दूसरा हमारा मानवीय कारक इसके रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का घनत्व, दबाव, डेंसिटी जो हाई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी, टेक्नोलॉजी का विकास ने बड़े स्तर पर गाड़ियों का जो हमारा डिस्कवरी हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़े स्तर पर हम बनाते चले जा रहे हैं। आज तो पॉलीथीन और प्लास्टिक्स जो फाइबर का संदर्भ देख रहे हो, ये सब तो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा हमारा कारण है, या एजिंग संदर्भ। और कुछ ऐसे हमारे सांस्कृतिक और जो हमारे परंपराएं रही है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस हमारा रहा है कि किस प्रकार से हम यूज़ करें। तो भारत में जो लैंड पैटर्न संदर्भ है पूरे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। इसमें हमारे पास में इसका डाटा केवल मात्र 93% का ही देता है, जिसमें असम के अलावा जो 7 सिस्टर स्टेट है उसको छोड़ दिया जाता है। उसकी एनालिसिस नहीं की गई है, थोड़ा सा वो टफ है। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का जो तुम्हारा ऑक्युपाइड कश्मीर हो या स्काई चीन का मामला हो, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। इसके अलावा इतने बड़े देश में पशु संसाधनों के विकास के लिए हमारे पास में अस्थायी चारागाह का होना, यानी कि ग्रेजिंग फील्ड का होना, उसके लिए सर्वाइविंग के लिए तमाम व्यवस्था। इसके बाद में तुम्हारा फैलोड लैंड, जिसको हम लोग परती भूमि कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे देश का है। और जो शुद्ध निवल क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, नेट्स ऑन एरिया, जहाँ पर बुआई वगैरह की जाती है ना, इसकी अगर संभावना देखें तो नियर अबाउट 54% एरिया जो है जहाँ पर ऐसे कल्टीवेशनल वर्क हमारे किए जा सकते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि जो संभावना है पूरे नेशनल लेवल पर जो एवरेज एनालिसिस 54% का होता है, तो इसमें भी ना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस है। अब फ्लैक्चुएशंस ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे बुक में दे रहा है कि तुम्हें पता होगा कि हरित क्रांति का जो केंद्र है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का केंद्र, उत्तर प्रदेश और ये मैदानी क्षेत्र के साथ साथ में हरियाणा, पंजाब वगैरह वाला भी क्षेत्र उसमें शामिल था हमारा। तो दे रहा है कि हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, जहाँ पर नेट्स ऑन एरिया लगभग नियर अबाउट 80% जो हमारी भूमि इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है, उसका एक पीछे कारण है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और वो वहाँ के लोगों ने वाटर रिसोर्स को ना बहुत अच्छे से प्लान किया है, मतलब एक अच्छी वाटर रिसोर्स प्लानिंग है, जिसमें कैनल सिस्टम का डेवलपमेंट हो, कुछ ऐसे हमारे मैनमेड चैनल हैं, ट्यूबवेल्स हो, ट्यूनल्स हो, ये सब डेवलप किया गया है। पंजाब नाम ही है, 5 वहाँ कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन भी इस तरीका का हमारा है कि 5 नदियों का वो आसपास में एवेबिलिटी हमारी है। और कुछ फर्टाइल प्लेन है जिसके कारण ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। तो वहाँ पर जो नेट्स ऑन एरिया है नियर अबाउट 80% है। लेकिन जब तुम ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का जिक्र करोगे या उस 7 सिस्टर का ही कंपेयर करके देखो, मतलब बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ से जैसा कि केरला की संभावना दिखाई देती है, उसी तरीके से तुम देखोगे कि ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, इन्होंने प्लान किया है कि नॉर्थ ईस्ट को हम ऑर्गेनिक हब बनाएंगे। और टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत मतलब माकूल जगह है, वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन आप देखोगे कि कल्टीवेशनल संदर्भ से देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में मात्र 10% ही हमारे नेट्स ऑन एरिया है, यानी कि केवल खेती वहाँ पर 10% भूमि क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, कहीं आइस से ढका हुआ है, लैंड स्लाइडिंग कॉमन है, वाटर का प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आसाम से आगे बढ़ोगे तो पूरी कोई प्लानिंग नहीं दिखाई देती है, वो ड्यू टू हमारा जियोग्राफिकल सिचुएशन, भौगोलिक दशा उस क्षेत्र की ऐसी है कि जहाँ पर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये बंगाल और असम का क्षेत्र में तुम देखोगे, वहाँ पर दार्जिलिंग में कुछ, या आसाम में तुम देखोगे कि
चाय बागानों का संदर्भ वहाँ दिखाई भी देता है मास लेवल पर, लेकिन वहाँ पर तुम देखोगे कि मल्टी क्रॉप्स नहीं आप उत्पादन कर सकते हैं। वहाँ का क्षेत्रीय कुछ ऐसा सॉइल का टाइप ऐसा है, वाटर की एबिलिटी हमारी कुछ इस प्रकार की होती है कि केवल और केवल हम वहाँ पर चाय बागानों पर, तो अगर चाय बागान के क्षेत्र पर ही अगर हम एनालिसिस करें तो उसको हम लोग मल्टी क्रॉप नहीं है तो नेट जोन में नहीं शामिल कर सकते, या नेट जोन में है भी तो बेवरेज के लिए केवल है, हमारा बेवरेज फूड के लिए है, मेन क्रॉप फूड के लिए, स्टेपल फूड जो हमारे देश की मुख्यतः ज़रूरत जो हमारा होता है वो स्टेपल फूड ही है, जो मुख्य फसल हमारी होती है। अब चाय पी के कितना दिन आदमी रहेगा, उसको तो सुबह सुबह सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, चना चाहिए, दाल चाहिए, सोयाबीन चाहिए। तो जो मेन क्रॉप पर हमारी जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा हमारा अहमियत रखता है। इसके अलावा जो एक नेशनल पैरामीटर हमारा ये है, नेशनल पैरामीटर ये कहता है कि हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की अगर हम बातें करते हैं, जल जीवन हरियाली की बातें करते हैं, या हम जलवायु परिवर्तन से बचना चाहते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, तो 33% हमारा वन क्षेत्र विकसित करना होगा। ये राष्ट्रीय वन नीति जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये 1952 का है। सोचो कि 1952 का ये राष्ट्रीय लक्ष्य अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपका बगल का झारखंड है। झारखंड के टोटल एरिया के एनालिसिस करोगे, चूँकि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करने वाला हमारा काफ़ी मतलब पुराना नाम ही उसका सर्ब्स एरिया है, सर्ब्स रीजन है झारखंड। झारखंड का मतलब ही हमारा होता है कि झाड़ प्रदेश है ना, वहाँ पर सर्ब्स और जो ट्रीज़ वगैरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा तुम्हारी दिखाई देती है। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा, कभी झारखंड जाने का मौका तुम्हें मिलेगा तो देखोगे रेलवे ट्रैक या रोडवेज़ वगैरह के बगल में पहाड़ी पठारी क्षेत्र, वन, जंगल, झाड़, यही सब तुमको मिलते जाएंगे। लेकिन तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि जो 33% का पैरामीटर हमारा है उसको फुलफिल झारखंड भी नहीं करता है, जो पूरी तरीके से नेचुरल है। मतलब वहाँ अभी भी 28% ही मतलब वन क्षेत्र है, अभी भी वहाँ पर 5% और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब पारिस्थितिकी बेस्ड संतुलन की बातें करें या हम जलवायु परिवर्तन के जो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अगर इनका हम नेचुरल समाधान चाहते हैं, ऑक्सीजन की एबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो, प्लांट पर डिपेंडेंट जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी होती है, मेडिकेशनल प्लांट हमारे होते हैं, या जो भी वन्य संसाधनों का हम सदुपयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में 33% होना चाहिए। जो झारखंड जैसे वन क्षेत्रों में तुम देखोगे कि केवल ये 28% पर ही हमारा काम वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा दबाव हमारा भारत संसाधनों पर भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं नेट्स और एरिया को कम करेगा। और आबादी मान के चलो, अभी महामारी आई हुई है, कोरोना में बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, लेकिन इसका मतलब समाधान ये तो नहीं हो सकता है कि एरिया को साफ़ करने के लिए हम लोगों को मरने के लिए दुआएं करें। ये तो मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, लोग मरेंगे, जनसंख्या घनत्व तो कम होते जाता है, बार बार ये प्रकृति या अप्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएँ हमारी होती रहती है कि कुछ चाहे अनचाहे तरीके से मास लेवल पर लोग मरते हैं, तो संसाधनों पर दबाव हमारा कम होता है। लेकिन ना ये लोगों को मरना और मारना ये तो कोई है ना इशू नहीं हमारा हो सकता। इसके अलावा जो हमारी बंजर भूमि एरिया है या परती भूमि, जिसको फैलो लैंड्स हम लोग कहते हैं, इसके अलावा हमारे देश में तुम देखोगे कि प्लेटी और माउंटेन रीजन्स में हम सालों भर खेती नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट एंड जो हॉट डेजर्ट की समस्या हमारी अलग है। लद्दाख क्षेत्र का बात करें या हम राजस्थानी क्षेत्र की बातें करें, वहाँ पर भी आप सालों भर है ना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी नीड इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हमारे पास में छोटी मोटी बस्तियों से लेकर के बड़े नगरों का विकास करना ज़रूरी हो गया है। हमें रोड एनी हाउ चाहिए, चाहे छोटी रोड हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, मास लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट है। रेलवेज़ का एक हमारा ये नेटवर्क चाहिए। एरोड्रम विकसित होना ज़रूरी ही है। इंडस्ट्रीज़ बैठाने के लिए आप है ना किसी लैंड एरिया को कंक्रीटाइज करोगे ही करोगे। और सबसे बड़ा संदर्भ ये है कि इसको जो भी हमारे रिसोर्स का मतलब नीड है और जो हम डिमांड है और जो हमारी एबिलिटी है, उसमें जो संतुलन की स्थिति न बन पाने के कारण आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने में है लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड मिनिमाइजिंग कहो इसको तुम, भूमि निम्नीकरण। एक और भी समस्या हमारा है, जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा प्राकृतिक तौर पर कि हिमालय
1 इंच डेली उसका डेवलपमेंट विस्तार होता है। तो वो क्षेत्र जो है कोल्ड डेजर्ट की तरफ बढ़ रहा है। 3 तरफ पता ही हमारा भारत का जो जियोग्राफिकल लोकेशन पेनिसुलर्स है ना, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जहाँ 3 तरफ पानी से हमारा घिरा हुआ है। और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये अंटार्कटिका रीजन का ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है, या पेंडियल रिवर में जो वाटर सोर्स हमारा आइसिंग होता है वो लगातार पिघलता चला जा रहा है, या वाटर का इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है कि नदियों के माध्यम से समुद्र में ही जाता है। तो समुद्र का लेवल जो सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है और वो कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज़ को छोटा करता चला जा रहा है। तो 3 तरफ से जो पानी का दबाव है वो भी भूमि निम्नीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पॉलीथीन का और प्लास्टिक का तुम लोग जानते ही होंगे ये कैसे यूज़ हमारा होता है, वो धड़ल्ले से आजकल यूज हो रहा है। 40 माइग्रेन से कम का पॉलीथीन परमिशन ही नहीं है। तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि ये 40 माइग्रेन से नीचे लेवल वाला जो पॉलीथीन है इसका ये डिकम्पोजिंग जो टाइम है मोर देन 500 ईयर्स, 500 साल के बाद में भी वो हमारा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि पॉलीथीन का जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब दूध खरीदने जाते हैं, दूध पॉलीथीन में है और उसके बावजूद भी अलग से पॉलीथीन चाहिए। 4 रंग की सब्ज़ी खरीदते हैं, चारों पॉलीथीन नहीं चाहिए, तो उसको भी एक बड़ी समस्या है। या फाइबर्स प्लास्टिक्स बड़े स्तर पर हम यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो जो भी हम जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ठोस कचरा प्रबंधन की नीति हमारी नहीं है, जहाँ तहाँ से इसको डिस्पोज करता है लोग, तो ये आगे आने वाले समय में भूमि निम्नीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि प्लास्टिक पर तो प्लांट नहीं होंगे, पत्थर पर तो प्लांट नहीं ये हमारा ग्रोन अप कर पाएंगे, प्लास्टिक पर भी हमारा नहीं कर पाएगा। तो पॉलीथिलीन का प्रयोग हमें निम्न करना होगा, तब हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को है ना बच सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग का काम हमारा झारखंड और जो असम उड़ीसा का जो बेल्ट हमारा है, महाराष्ट्र का, जहाँ पर कोल या ऐसे जो माइनिंग का काम हमारा होता है, उसकी प्रॉपर पॉलिसी हमारी होती है कि वहाँ माइनिंग करने के बाद में अंदर में उसको पूरा भर देना ज़रूरी होता है। लेकिन वो भी काम सही ढंग से हमारा नहीं हो रहा है। तो अब जो मान लो कि माइनिंग करके जो खड्ड में तब्दील कर गया, तो वही सब आगे भविष्य में वाटर की रिसोर्स के तौर पर भले तुम यूज़ कर लोगे, लेकिन लैंड का जो पर्पस हमारा है वो नीड हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय जो हमारी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी भी लाया जाए, राष्ट्रीय वन नीति लाया जाए, राष्ट्रीय खनन नीति, माइनिंग का भी एक नेशनल प्लान हमारे पास में होना चाहिए। तब जाकर के हम आने वाले समय में जो भी प्रकृति और जो पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति हमारी पैदा हो रही है उससे हम बच सकते हैं। और इसमें दे भी रहा है कि इस प्रकार के जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है या मास लेवल पर जो हमारी नीड होती है, वो आने वाले समय में हमारे समाज और पर्यावरण पर एक गंभीर आपदा आ सकती है। और आपदा आ ही गई है, अब इससे बड़ा आपदा कुछ नहीं हो सकता। इस बुरे दौर में भी लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो। यह देश है, पूरे वर्ल्ड ही खतरा में अभी है, डेंजरस जोन में। अगर मान लो कि भारत इसके प्लान करने के लिए अभी वर्तमान में पॉलिसी ला भी दे, और वर्तमान की जितनी भी सरकारें हैं ना, कोई लॉन्ग टर्म प्लान किसी के पास में नहीं है। अब भारत में बहुत सारी पर्यावरणीय स्थिति और जो भी परिस्थिति का संतुलन की स्थिति है, लैटरल एंट्री प्रमोशन की कितना बार बात हुआ, इसके लिए पॉलिसी लाने की बात हुई, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अब जो ब्यूरोक्रेट हमारे होते हैं, टेक्निकल पढ़ाई करके देश का विकास कैसे कर पाएंगे? वर्गीज कुरियन और MS स्वामीनाथन जैसे लोगों को हर एक क्षेत्रों में एंट्री की रिक्वायरमेंट है। आज ऑक्सीजन की समस्या देश में पैदा हुई है, अब सब लोग कह रहे हैं कि पेड़ लगाना है, इस पर कोई गंभीर ही नहीं है। तो अब आप प्लांट लगा के ही काम चलाइए, सिलेंडर पीठ पर बांध के काम चलाइए, कुछ ना कुछ तो होगा इसी तरीके का। तो नेक्स्ट आगे में हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स है कि कैसे इसको हम है ना बचाएं बनाएं, ये तुम्हारा है। तो इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी तुम्हारा 50 मिनट का हो चुका है। 1 घंटा का क्लास हमारा होता है, तो उसको आप देखिए। थोड़ा ये चैप्टर डिटेल्स है, धीरे धीरे करके हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। ओके बाबू, इसको समझो और कहीं समस्या आती है तो बात करो।